हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं एंड जनवरी से जून तक की जो हमारी घटना सार है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2-4 और वीडियोस आएंगे उसमें, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी होगा और मैं पिन कॉमेंट में भी कर दूंगी। जैसे अब कोई भी पॉइंट ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पर बताया और उसमें कुछ लगता है मुझे और ऐड किया जा सकता है, तो उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में थोड़ी सी अवेयरनेस रखकर चीजों को फॉलो आपको करना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस आउट ना हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि सारी चीजें कवर करवा दूं, कोई ऐसी चीज ना हो कि वो छूट जाए, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक्स का। देखिए, ब्रिक्स के कितने सदस्य हैं, मैंने ये फॉरवर्ड किया था उसमें, ठीक है। ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट संस्थान है जो कि स्थापित हुआ था हमारा 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स के नाम से ही पता चल जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आज जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि वो कौन सा देश है जिसने पहले कहा था कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर बाद में उसने कहा नहीं, अब हम नहीं करेंगे, उनकी सरकार चेंज हो गई, राष्ट्रपति नए आ गए, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, तो वो है अर्जेंटीना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। देन अब इसमें 5 सदस्य, सब लोग कह रहे हैं इसमें 5 सदस्य ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं पहले। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, और यूएई जहां पर भी जाता है उसका साथ में कौन रहता है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये 5 है, फिर से एक बार बता देती हूँ। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और हमारा सऊदी अरेबिया। लेकिन कहीं कहीं पर देखोगे तो पता चलेगा ज्वाइन इन्हीं 4 लोगों ने किया है। ऑल्दो सऊदी अरेबिया हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसने अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर बाकी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियली अभी सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया है। ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया और यूएई ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, राइट। क्योंकि ये मैंने भी कई जगह देखा, ये काफी कंफ्यूजिंग है। कई सारी मैगजीन्स में दिया हुआ है कि 5 नए सदस्य जुड़ गए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ठीक है, किसी मैगजीन का रेफरेंस मत बताइएगा, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 5 ने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, तो वो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक्स से संबंधित थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिया था, पॉइंट भी दिया था, तो देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम थोड़ा सा मैप करेंगे, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, मतलब प्लीज किया कीजिए। एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब देख लेते हैं आज क्या। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर में। ये चेनाब रेल ब्रिज हम देख चुके हैं, याद है आप लोगों को, हम इसको देख चुके हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट कर दिए थे हमने, तो उनको यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर उसमें मेमू ट्रेन जो है उसका परीक्षण हुआ है। मेमू ट्रेन वो होती है जो छोटे डिस्टेंस के लिए चलाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो संगलदान से रियासी तक, ठीक है। मेमू का फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। तो इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। और उसके बाद ये जो ब्रिज है ये बक्काल से कौरी तक का है। बक्काल से कहाँ तक, बक्काल से कौरी, बीके। ये चेनाब रेल ब्रिज बीके के बीच में है, डिस्ट्रिक्ट इसकी लगती है रियासी। 1.3 किलोमीटर है, सबसे ऊंचा हो गया है, सबसे ऊंचा बनने वाला ब्रिज है ये। 359 मीटर्स हाइट है इसकी, और ये एक सिंगल मेहराब में बना है, यानी कि सिंगल आर्क है इसका, ठीक है। उसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जो बनाई जा रही है उसी का ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में अगर कुछ ऐसा आ जाए तो हमको पता होना चाहिए चेनाब रेल ब्रिज से संबंधित, ठीक है। फिर से एक बार इसकी बात यहीं पर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मेमू ट्रेन का परीक्षण हुआ था, कहाँ से कहाँ तक, संगलदान से रियासी तक 46 किलोमीटर। ये बेसिकली ब्रिज है कहाँ पर, बक्कल से बीके के बीच में है, बक्कल से कौरी तक, ठीक है। रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। 1.3 किलोमीटर है, ठीक है। 359 मीटर्स इसकी हाइट है, ऊंचाई है 359 मीटर्स। एक सिंगल मेहराब पे बना हुआ है, सिंगल आर्क पे बना हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का ये हिस्सा है, ठीक है। आ गया समझ में। एक बार पॉज करो वीडियो, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने आप रिकॉल करो, रिकॉल हो जाएंगे अगर, तो ये पॉइंट्स कभी नहीं भूलोगे, ठीक है।
उसके बाद न्यू दिल्ली में क्या हुआ, न्यू दिल्ली में 81st IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मीट हुई नहीं है, होगी 2025 की, ठीक है। 81st IATA आईएटा की जो ये मीटिंग है कहाँ होगी, दिल्ली में। जो कहीं पर कुछ ना याद आ रहा हो तो कुछ कहाँ पर अगर टिक करनी है जगह तो दिल्ली में माना जा सकता है, ठीक है। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट मीट कहाँ हुई, होगी दिल्ली में। उसके बाद अब ये पिरूल लाओ पैसे लाओ पाओ मिशन, ये क्या है बेसिकली, ये उत्तराखंड में चलाया गया। ये है क्या, चीड़ के पेड़ जो होता है उसकी जो पत्तियां हैं उससे लग जाती है वनों में आग। तो ये जो वनों में आग लग जाती है इसको रोकने के लिए सरकार ने ये चलाने की कोशिश करी कि इससे क्या होगा, अगर पैसे पाने का लालच दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग दे देंगे पैसे, लोग पैसे के चक्कर में उसको वहां नहीं छोड़ेंगे और हमें दे देंगे आकर, तो वनों की जो आग है वो नहीं लगेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और ये हाइट में ही होता है पेड़, तो ये किसी वैसी जगह होगा नहीं, किसी प्लेन्स में हो, तो उत्तराखंड इसको याद रखा जा सकता है। एक बार ऐसी न्यूज सुनने की जरूरत होती है और बाकी हम इसको कर सकते हैं, राइट। देन अगली पॉइंट देखो, चीड़ का पेड़ बेसिकली होता है पाइन ट्री, ठीक है। पाइन ट्री ऊंचाइयों में ही होती है, तो उत्तराखंड में है बेसिकली। पाइन ट्री का संबंध पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन से है, ठीक है। उसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा में 2-3 चीजें हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले ओडिशा में क्या हुआ है, ओडिशा के संबलपुर में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कौन सा, ताला बीरा, ठीक है। ताला खोल दिया गया है, ताला बीरा संबलपुर में, संभल कर उन्होंने ताला खोला है, इसीलिए संबलपुर में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक ही चीज हुई है ओडिशा में। देन ये हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है, ये सबको पता है। ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया। डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या हुआ, अब लाइट हम हर जगह रात में जलाते हैं तो वो जो नेचुरल रात का अंधेरा होता है उसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर हम कोई जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको स्काई में देखना है, रिसर्च करनी है, जो भी चीजें हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरा ही डार्कनेस रहे और लाइट ना हो। तो जो लाइट पोल्यूशन है, हम लाइट परमानेंट जलाए रहते हैं, वो चीज ना हो, इसीलिए डार्क स्काई को हम देख सके उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसीलिए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। कौन सा, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। देन आते हैं हम हैदराबाद में। हैदराबाद में हमने एक चीज पढ़ी थी, विंग्स इंडिया वाला, याद है, ठीक है। तो हैदराबाद की एक दूसरी न्यूज क्या है, तेलंगाना के हैदराबाद में WHO ने NIIMH राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत अनुसंधान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में विकसित करने की बात की है, ठीक है। अब ये NIIMH जो है, इसकी हिंदी वाले तो बच्चे नाम समझ गए होंगे, इंग्लिश में नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट में भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। हैदराबाद का जो है इसको कुल मिलाकर WHO के सहयोग केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर दी गई, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में क्या हुआ है कि BR अम्बेडकर का एक ब्रॉन्ज स्टैचू, जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, उसको विकसित किया गया है, ठीक है। विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर, ठीक है, ब्रॉन्ज का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात आएगी तो हम याद रख सकते हैं BR अम्बेडकर सोशल जस्टिस से ही जुड़े थे, ठीक है। वैसे अगर हम कोई भी स्टैचू वगैरह पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको उसकी हाइट वगैरह पता हो, ठीक है, कि कौन सा हाइट कितनी है, राइट। यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑल्दो, लेकिन तब भी याद रखिएगा, सुन लीजिए, अगर एक बार सुन लेंगे तो टिक कर लेंगे अगर आ जाएगा। तो ये जो है ये 125 फीट का है, ठीक है, 125 फीट का है, विजयवाड़ा में बनाया गया, ठीक है। फिर ये हमारा केरला आ जाता है। केरला के कोची में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, ग्रेफीन का पहला सेंटर कहाँ पर बना है, कोची में। ग्रेफीन का कहाँ पर बना है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन कहाँ है, कोची। ग्रेफीन कोची हो गया, ठीक है। एक हमने पढ़ा था बैंगलोर में बोइंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, याद आया जब मैंने कहा था सारे इंजीनियर्स चले जाते हैं बैंगलोर, तो उन्हीं के लिए एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट किसने शुरू किया था, किसने इनॉग्रेट किया था, PM मोदी ने किया था। तो जब उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था तो साथ में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया था।
इसके माध्यम से एक प्रयास किया गया था कि जो स्टेम होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तो ये कार्यक्रम बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किससे संबंधित है, समझ में आ गया? उसी समय पर इसको शुरू किया गया था, राइट। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान पार्क खोला गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीजें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, लिखी हुई है वहां पर, ठीक है। तो पुणे में ये खोला गया है। दूसरा एक है यहाँ पर जगह है सांगली। सांगली में अटपटी, देखो सांगली को अटपटी से याद रख लो, अटपटा बोलते हैं ना, अटपटा, तो ये है वैसे स्पेलिंग डा होगा, लेकिन अटपटा कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण क्षेत्र जो है ये कहां पर है, सांगली में। तो सांगली में थोड़ा सा अटपटा चीज हुई है। सांगली में क्या चीज हुई है, अटपटा, और ये है महाराष्ट्र में। एक न्यूज आपने पिछली बार जब दिया होगा प्रीलिम्स तब भी पढ़ी होगी और फिर से आ गया है, वाधवन पोर्ट जो है, वधावन पोर्ट या वाधवन पोर्ट, ये मुंबई से थोड़ा ऊपर पड़ेगा। ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है, यानी कि जो ग्रीन फील्ड वो चीजें होती है जो नए सिरे से शुरू हो रही हो। ब्राउन फील्ड जब होता है तब होता है कि उसमें ही पुरानी चीज में ही कुछ रेनोवेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नए सिरे से बन रहा है और ये बनेगा सबसे बड़ा मेगा पोर्ट भारत का, ये है महाराष्ट्र में। तो ये याद रखिएगा, फिलहाल के लिए इसकी लोकेशन कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर चलते हैं सबसे पहले। तो जम्मू कश्मीर में जो चेनाब रेल ब्रिज था, संगलदान से रियासी के बीच में, अभी इसमें एक मेमू ट्रेन का परीक्षण हुआ है। उसके बाद बीके के बीच में ये जो है लोकेटेड है, बक्कल से कौरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट लगता है। 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है बस, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है। हाइट कितनी है, 359 किलोमीटर मीटर्स, ठीक है। सिंगल आर्क यानी कि एकल मेहराब पर बना है। और ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। देखो श्रीनगर की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, लेकिन उसमें किचमिच नहीं दिया है, ठीक है। तो ये USBRL जो है पूरा रेल लिंक, उसी का ये चेनाब रेल ब्रिज हिस्सा है, ठीक है। आएटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मीट 2025 की क्या होगी, दिल्ली में। पीरुल लाओ पैसे पाओ पाइन ट्री से संबंधित है कि उसकी पत्तियों को लेकर आओ ताकि वन में आग ना लगे, तो ये उत्तराखंड का है, सरकार का। उड़ीसा में क्या हुआ, संबल कर ताला खोला गया है, तो संबलपुर में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच, ठीक है। तो वहां पर कोई कुल मिलाकर खुरपेच ना करे, इसीलिए वहां पर कोई खुरपेच नहीं है, लाइट पोल्यूशन नहीं है, कोई लाइट ऑन नहीं कर रहा है, अंधेरा है पूरा। तो पेंच में फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है, ठीक है, भारत का। हैदराबाद में जहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं विंग्स इंडिया वाला पार्ट, तो यहां पर हुआ क्या है, WHO ने NIMMH को, यानी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत अनुसंधान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिकल रिसर्च के लिए WHO का सहयोग केंद्र बनाया। तो इतना इसमें कुछ वो है नहीं, बस इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में जो है ये NIMMH है, ये क्या है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद। विजयवाड़ा में एक विजय का काम किया है इन्होंने BR अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा स्टैचू बना दिया है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, इसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। कोची ग्रेफीन, कोची में क्या हुआ है, ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर बना है। बोइंग में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसमें लड़कियों की भागीदारी जो ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उसमें बढ़ सके। पुणे में एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है, संविधान पार्क, इसमें कुछ है नहीं। सांगली में कुछ अटपटा सा हुआ है, तो एक अटपटा कंजर्वेशन रिजर्व है, अटपडी, ठीक है। तो ये अब अटपटा लर्न किया है तो अब अटपडी लिखा होगा तो वहां पर टिक कर दोगे। फिर वधावन पोर्ट जो है, वाधवन पोर्ट जो भी इसको बोलेंगे, ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है, ये बन कहाँ रहा है, महाराष्ट्र में, राइट। इतना हमने देख लिया, ये मैप वाली चीजें लर्न हो गई, कुछ चीजें लेकिन हम मैप से तो नहीं लर्न कर सकते ना, तो वो कौन सी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। देखो अब ये जो 18वें लोकसभा इलेक्शन है, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर कवर कर लिए मैंने। इन केस इसके अलावा मुझे कुछ लगेगा तो मैं पोल करवा दूंगी या फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर करंट अफेयर्स आपके होलिस्टिकली नहीं हो पाएंगे,
राइट। देखो एक चीज और होती है, जैसे हम मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन में एक साथ इतना सारा कंटेंट पास 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 कर दे देते हैं कि उसको करंट अफेयर्स के नाम से डरने लगते हैं, राइट। तभी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मुझे हमेशा ये लगता है कि हम अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है, थोड़ा सा लाइन वाइन बनाकर अगर चीजों को करेंगे तो हमें चीजें लर्न हो जाती है, हमको उनसे डर नहीं लगता, आसान लगने लगती है, ठीक है। तो हमेशा मैंने करंट अफेयर्स को ऐसे ही किया है। आई होप आप लोगों को भी इससे समझ में आएगा। चलो 7 फेजेस में हुआ था, ठीक है, 44 दिन में पूरा ये कंप्लीट हुआ। और इतने दिन सबसे पहले 1951-52 में बहुत लंबा प्रोसेस चला था और उसके बाद अब ये 44 दिन में हुआ, ठीक है। तो ये सेकेंड बार हुआ है कि इतना लंबा टाइम तक ये चलते रहे। 9 जून को पीएम मोदी ने ओथ ली थी, ठीक है, ओथ 9 जून को ली थी, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 5 मिनिस्टर्स थे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लगातार तीसरे टर्म में आए हैं, ठीक है। इससे पहले पंडित नेहरू ने लगातार 3 टर्म सर्व किए थे, 1952, 57 और 62, ठीक है। देन अब सीट्स कितनी मिली, तो अगर आप पॉलिटिकली अवेयर इंसान है तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ लोग इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो उनको नहीं पता होगी, तो देख लीजिए। देखो बीजेपी को 240 सीट्स मिली थी, लेकिन खुद उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन एनडीए के पास थी 293 सीट थी, 293, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश वाली चंद्रबाबू नायडू वाले और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाले को 12 सीट्स और 16 सीट्स मिली थी। तो अभी इनकी बहुत चल भी रही है, ठीक है, सरकार में। एक इंडिया ब्लॉक था, इसको 234 सीट्स मिली थी, इसमें जो पार्टी थी इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको 99 सीट्स मिली थी, ठीक है। देन प्रधानमंत्री मोदी जो है ये स्वतंत्र भारत के 20वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 9 जून को, तो नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों को इनवाइट किया गया था। तो वो कौन से देश हो जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आई थी, ठीक है, 1-2 महीने में उनकी जिंदगी एकदम बदल गई, ठीक है। तो पीएम शेख हसीना आई थी। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे थे वो आए थे। भूटान के शेरिंग तोगबे आए थे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू आए थे। सेशेल्स के वीपी अहमद अफीफ, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ और नेपाल के पुष्प कमल दहल आए थे, ठीक है। लर्न कैसे करेंगे, अब ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। तो इधर हमने ये जो छोटे छोटे इनको बुला लिया, ठीक है, इधर इनको बुला लिया 1 2 3, इधर ये बुला लिया 4। इधर वाले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बुलाने लायक नहीं है, ठीक है, तो इनको हम नहीं बुलाएंगे। तो ये हमारा कौन कौन हो गया, ये 4 हो गए, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। अब ये 3 सागर विजन को ध्यान रखो, ठीक है। सागर विजन में इंडियन ओशियन की बात होती है, ठीक है। इंडियन ओशियन में अगर हमको बढ़ाना है तो अपने पकड़ को बढ़ाना है और वहां पर अच्छा पीस स्टेबल रहे, पीस बनी रहे, मेंटेन रहे, तो इंडियन ओशन की कुछ कंट्रीज को हमने बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा मालदीव्स, ठीक है, यहाँ पर हो गया सेशेल्स, राइट, मतलब श्रीलंका बहुत ऊपर है, मालदीव्स नीचे आएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गया हमारा मॉरिशस, ठीक है। तो श्रीलंका यहीं पर खत्म हो जाएगा और ये नीचे नीचे थोड़े आएंगे, तो थोड़ा सा वो गलत है, लेकिन क्या हो गया ये मालदीव्स, सेशेल्स और मॉरिशस। तो इनकी आपको एक तरीके से लोकेशन भी पता चल गई कि सबसे ऊपर मालदीव्स आएगा, फिर सेशेल्स आएगा, फिर मॉरिशस आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि इंडियन ओशियन में कैसे कैसे ये हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 7 देश लर्न हो गए। और इनके थोड़े थोड़े एक बार नाम देख लो। सेशेल्स के वाइस प्रेसिडेंट आए थे अहमद अफीफ, बाकी लोगों के तो नाम थोड़े पता ही होंगे। मॉरिशस के जो आए थे प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम प्रवीण जगन्नाथ था, ठीक है। एक बार इनके नाम देख लीजिएगा, अभी जो साइड में लिखा है उसको बताऊंगी, ठीक है, वापस चलेंगे, डोंट वरी। 7 विमेन मिनिस्टर्स जो हैं उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। अब इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल 27 ओबीसी हैं, 10 एससी हैं, 5 एसटी हैं, 5 माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। देखो एक बार जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है उसको देख लीजिएगा, वो मैं एक बार शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, इंपॉर्टेंट देख लेना, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है तो ये दे दी गई है शिवराज सिंह चौहान को, जो एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो थोड़ा बहुत देख लेना, इन केस कुछ मैचिंग का दे दें तो, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं देखना। कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सूरत में मुकेश दलाल जो है, इनको ये
अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। बाकी जो लोग थे उनका कुछ नॉमिनेशन जो था उसमें गड़बड़ी थी, तो कुल मिलाकर सब रिजेक्ट हो गए। तो ये बीजेपी के मुकेश दलाल ने सूरत में अनअपोज्ड जीता था। ठीक है, तो ये दलाल थे, ऐसे लर्न करने के लिए इजी रहेगा। सूरत में इन्होंने दलाली करी, या फिर सूरत में बहुत ज्यादा सोने वगैरह का व्यापार होता है, तो उससे याद रख सकते हो, वहां पर दलाली चलती, तो सूरत के दलाल थे। ठीक है, तो ये अनअपोज जीते। कौशाम्बी यूपी में पुष्पेंद्र सरोज थे, मतलब हैं, ये यंगेस्ट एमपी बने। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है, तो ये यंगेस्ट एमपी बने हैं। इंदौर में शंकर लालवानी, ये बीजेपी के हैं और ये सर्वाधिक वोट से जीते हैं। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा वोट से के डिफरेंस से ये जीते हैं। शंकर, शंकर भगवान का नाम आ जाता है, तो भगवान के नाम से एकदम इनको छप्पर फाड़ कर वोट्स मिल गए। नॉर्थ वेस्ट मुंबई में रविंद्र वाइकर है, ये शिवसेना के थे और ये केवल मात्र 48 या 50 वोट से ही जीते। तो शिवसेना के रविंद्र वाइकर को सबसे कम डिफरेंस से ये जीते हैं, नॉर्थ वेस्ट मुंबई के। ठीक है, उसके बाद आगे चले उससे पहले एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर कोने में ये लिख रखा है कि ये जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, इनके साथ ये 4 राज्य थे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हुए थे। अब सरकार किसकी बात कर रही है? वन नेशन वन इलेक्शन, सारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन साथ में कराने की बात हो रही है। तो अभी फिलहाल 4 ही राज्यों के लोकसभा के साथ हुए थे, तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए। क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। ठीक है, आंध्र और अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 7 मिनिस्टर्स महिलाएं हैं और 74 महिला एमपीज हैं। 17वीं जो 17th लोकसभा थी उसमें एमपीज 78 इलेक्ट हुई थी, इस बार 4 कम हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमें लगता है हर बार तो थोड़ा बढ़ोतरी हो रही होगी, लेकिन ये क्या हुआ है, गिरावट देखने को मिली है। इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है। सबसे साफ सुथरा वही होता है जहां पर लोग थोड़े से समझदार होते हैं, और समझदार लोग किसको वोट देंगे? नोटा को, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। तो मैक्सिमम नोटा कहां पर दिया गया है? इंदौर में। प्रोटेम स्पीकर मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ, भर्तृहरि मेहताब, ये उड़ीसा से एमपी हैं बीजेपी के, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। स्पीकर कौन है? यही फिर से पिछली बार भी यही थे, इस बार भी यही है, ओम बिरला। ये राजस्थान के कोटा से बने हैं, राजस्थान के कोटा से एमपी है। ठीक है, अब उन राज्य सरकारों को देखेंगे जहां पर इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर किसकी सरकार बनी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बीजेपी के। ठीक है, पेमा खांडू पहले भी थे, लगातार तीसरी बार बने हैं। 11 मिनिस्टर्स हैं इनकी सरकार में, और तवांग डिस्ट्रिक्ट के मुक्तो सीट से जीते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की में जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, ये किस सीट से जीते हैं? मुक्तो। तो वहां पर जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, तो चाइना से मुक्ति की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनकी सीट क्या है? मुक्तो। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ये हमारा स्टैटिक पार्ट हो जाता है। कई बार लोकसभा की सीट्स कितनी है राज्यों में, और राज्यसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ऐसे क्वेश्चंस आए। अब हम सारे स्टेट्स की तो नहीं लर्न कर सकते ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप थोड़े से पॉलिटिकल अवेयर हैं तो आपको कुछ कुछ की पता होगी। ठीक है, उसके बाद जहां पर इलेक्शन हुए हैं उसको देखें, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उसको देखें, मेजर कुछ बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको देखें। ठीक है, सब नहीं लर्न करना होता है, थोड़ा सा स्मार्टली हमको छाट कर करना होता है कि अच्छा इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। वैसे ही करो जैसे अब ये इलेक्शन हुए तो इनका सबका देख लेता है। यहाँ पर 60 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 50 पर ही इलेक्शन हुआ था, 10 में अनअपोज्ड इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, अब जैसे जिन लोगों को चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद करने में प्रॉब्लम है, वैसे तो चीफ मिनिस्टर के नाम सबको पता होने चाहिए, इतना अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो। फिर भी एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो मैप देखोगे इंडिया का, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये हमारा सिक्किम है, ये इधर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो पहले सिक्किम पड़ेगा, बाद में अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो पहले हम प्रेम से गए, लेकिन प्रेम आगे बढ़ जाए, प्रेम में आगे बढ़ जाते हैं तो वो प्रेम बकवास हो जाता है और वो प्रेम से पेमा हो गया। ठीक है, आई नो इट्स वेरी लॉजिकल, बट मुझे ऐसे स्ट्राइक किया। तो जिनको नहीं याद होता है, तो सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, और आगे बढ़कर प्रेम में आगे बढ़े तो प्रेम से पेमा हो गया, और वो क्या हो गया? पेमा खांडू। ठीक है, तो लर्न नहीं होता है तो लर्न हो जाएगा कुल मिलाकर। सिक्किम में भी
32 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। ये जो थे इन्होंने रेनॉक और सोरंग चाकुंग 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। ठीक है, लगातार दूसरी बार बने हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं, ये बीजेपी के थे, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं। 32 में 31 सीट्स इनकी पार्टी को मिली है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सिक्किम हो गया। फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के आपको पता है यही चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं, जो कि एनडीए का हिस्सा है। ठीक है, 175 लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं। चौथी बार बने हैं, लेकिन लगातार नहीं बने। 1995 में बने थे, 2004 में बने थे, 2014 से 19 तक थे। उसके बाद 19 में कौन आ गए थे? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, और जगनमोहन रेड्डी को इस बार उन्होंने पछाड़ दिया। उनकी सीट्स काफी कम हो गई हैं, 175 में मेरे ख्याल से 51 के लगभग उनकी सीट्स हैं। इनको 135 सीट्स मिली हैं। और अभी तक आंध्र प्रदेश में जो सर्वाधिक बार कोई चीफ मिनिस्टर बना है तो वो कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पर एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है। तो जनसेना जो इनका साथ दे रही है सरकार निर्मित करने में पार्टी, उसके पवन कल्याण जो है वो डेप्यूटी सीएम बने। तो चंद्रबाबू नायडू को कौन साथ दे रहा है? पवन कल्याण। कौन कर रहा है? पवन कल्याण। ठीक है, डेप्यूटी सीएम बन गया। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। देन आता है उड़ीसा। ओडिशा में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, जो कि बहुत लंबे समय तक कौन रहा है? नवीन पटनायक रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग में से वो रहे हैं। और उनको हटाकर अब कौन बना है? मोहन चरण मांझी। तो इनका हम ऑलरेडी इनका नाम देख चुके हैं, आपको याद होगा। 147 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। लोकसभा में ओडिशा से जो 21 सीट्स थी उसमें से 20 सीट्स बीजेपी को मिली है। ठीक है, तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ये 15वें चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। 4 बार एमएलए रह चुके हैं। इनकी सीट कौन सी है? क्योंझर है। क्योंझर ओडिशा में इनकी सीट है। ठीक है, पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ है ओडिशा में। ठीक है, मोहन चरण मांझी। बीजू जनता दल जो है ये 5 बार तक सत्ता में रहे हैं। बीजू जनता दल, बीजेडी, नवीन पटनायक। और इन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था। एक था कांता बांजी सीट, एक थी हिंजली। तो कांता बांजी में इन्होंने जहां बाजी मारनी चाहिए वहां बाजी नहीं मार पाए, इसलिए इनकी वाली सीट से हार गए। हिंजली से ये जीत गए। हिंजली से ये जीत गए। ठीक है, ये मोहन चरण मांझी जो हैं इनके साथ भी 2 चीफ डेप्यूटी सीएम हैं। कौन कौन? एक है केवी सिंह देव, दूसरी है पार्वती परिदा। ठीक है, तो दोनों भगवान के नाम है। एक है देव, एक है पार्वती। ठीक है, सॉरी पार्वती नहीं है, प्रवती है। ठीक है, प्रवती परिदा, लेकिन पार्वती याद रखो टिक्कर होगा। ठीक है, देव और पार्वती। ये जो देव है ये पटनागढ़ से एमएलए हैं और पार्वती कहाँ से है? नीमा से। ठीक है, तो देव हो गए पटनागढ़ से एमएलए, पार्वती कहाँ से हो गई? नीमा से। तो ये हमने इंपॉर्टेंट ये सब देख लिया है। इसके देखिए फिलहाल इसको यहीं पर एंड करते हैं। जल्द ही दूसरा वीडियो भी मिलेगा आपको। अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।